खबरों के एस्पेक्ट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन इन एस्पेक्ट्स के बीच छिपी होती हैं बारीकियां। इन बारीकियों को लेकर आता हूं मैं आपके लिए मिस्टर एनालाइजर। मिस्टर एनालाइजर में आज 4 बड़ी खबरें जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे द केरला स्टोरी। ये एक फिल्म है, लेकिन इसका विवाद अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कह जाता है। इसके बाद चर्चा करेंगे कैसे प्रदूषण बच्चों के लिए सबसे घातक हो चुका है। दिल्ली के स्कूल खुल चुके हैं और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जो बच्चों की दुहाई हर मौके पर देते हैं, क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि आज बच्चे इस बीमारी से मर रहे हैं जिसका नाम है प्रदूषण। इसके बाद विश्लेषण करेंगे अनचाहे संदेश का। जी हां, मोबाइल फोन एक के बाद एक फोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। क्यों आते हैं ये सब आपके पास और इसे क्यों नहीं रोका जा रहा। और फिर बात करेंगे क्या भारत भी अब तैयारी कर रहा है प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में पहुंचाने का। क्या हिंदुस्तान में एक नए एलन मस्क को बनाने की तैयारी हो रही है। ये तमाम खबरें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यह बड़ी खबर केरल की है और यह खबर आपको यह बताएगी कि केरल में किस तरह से एक अलग राजनीति सामने आ रही है। एक फिल्म है केरल फाइल्स। जब से यह फिल्म रिलीज, केरल स्टोरी माफ कीजिएगा, द केरल स्टोरी। दरअसल कश्मीर फाइल्स के बाद फिल्मों के नाम आजकल कई बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं। इस फिल्म का नाम है द केरल स्टोरी। इसका टीजर 6 दिन पहले रिलीज किया गया। यह टीजर ट्रेलर के तौर पर माना जा सकता है, लेकिन इस टीजर के रिलीज होने के 6 दिन के अंदर में ही केरल के डीजीपी को तिरुवनंतपुरम की पुलिस को कहना पड़ा कि इस फिल्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। आप जरा सोचिए कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है, खास करके जब आप प्राथमिक जांच रिपोर्ट डीजीपी को सौंपने का आदेश भी जारी किए जाते हैं। इस टीजर में ऐसा क्या है कि इसके रिलीज होने के 6 दिन के भीतर इस पर एफआईआर दर्ज किया जाता है। और यह एफआईआर किसी और के कहने पर नहीं, बल्कि केरल के डीजीपी के कहने पर होता है। इस पूरे मामले का विश्लेषण हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले इस टीजर को देखिए। यहीं से कहानी शुरू होती है। मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूं, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूं, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? ये है मेरी कहानी। ये है उन 32,000 लड़कियों की कहानी। दिस इज द केरला स्टोरी। अगर ये टीजर आपके रूह को नहीं झकझोर गया तो वाकई में सोचना पड़ेगा। केरल की एक सामान्य लड़की को एक आतंकवादी बना दिया जाता है। इस विषय पर यह फिल्म बनी है। हम सब ये मानते हैं कि कई बार फिल्मों में अफसाने होते हैं, लेकिन कई फिल्में होती हैं जो हकीकत को बयां करती हैं। बयां करने का अंदाज भले अफसानों में हो। द फिल्म द केरला स्टोरी, ये फिल्म धर्मांतरण के मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाती है। इस फिल्म में बताया गया है 32,000 से भी ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया। यह फिल्म बताती है कि केरल की बेटियों को कैसे आईएसआईएस का जिहादी बनाया जा रहा है, उन्हें टेररिस्ट बनाया जा रहा है। इस फिल्म में इसका बहुत बड़ा चित्रण है कि कैसे केरल की बेटियों को जिहादी ब्राइड्स का मतलब आप जानते हैं, दुल्हन, जिहादी दुल्हन बनाया जा रहा है। यह फिल्म 2005 से लेकर 2015 तक के धर्मांतरण के पूरे कार्यक्रम को और उसके साथ साथ जुड़े तार को सामने रखती है। लेकिन जब राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर उनसे कहा कि इस फिल्म के टीजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए, तो सांसद का कहना था कि फिल्म केरल को बदनाम कर रही है। सवाल यह उठता है कि इस फिल्म को केरल को बदनाम करने के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। यह फिल्म एक ऐसे मुद्दे को छू रही है जो वास्तविकता के धरातल पर खड़ी है। क्या आईएसआईएस में लोग
केरल से नहीं जा रहे? क्या एनआईए ने ऐसी रिपोर्ट नहीं दाखिल की है? क्या बड़े पैमाने पर केरल की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जोड़कर नहीं देखा गया है? ये तमाम सवाल हैं जो आज हम आपके सामने उठाने जा रहे हैं। धर्मांतरण के इसी मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सरकारी तंत्र अब दो खेमे में बटे हुए हैं। फिल्म विवाद में 7 महीने पहले इस फिल्म की टीजर डेट रिलीज हुई थी, जिसमें केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन का बयान आया था कि 2010 में उन्होंने जो अपना बयान दिया था उसके आधार पर उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे को लेकर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पीएफआई जैसे संगठन 20 साल में केरल को एक ऐसा राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक मुस्लिम राज्य बन जाए। सबसे पहले इस बात को आप देखिए, इसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ദിനമായ ആഗസ്റ്റ് 15 പിന്നെ ദേശീയവാദികളും എല്ലാ രാജ്യസ്നേഹികളും പിന്നെ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമല്ലോ. അതിന് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर चेताया था कि पीएफआई तमाम आतंकी संगठनों के अपने संपर्क के आधार पर केरल को एक मुस्लिम स्टेट में तब्दील करना चाहता है। द केरल स्टोरी का टीजर बताता है कि 32,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी बेटियों को किस तरीके से धर्मांतरण करने के साथ साथ आतंकी बना दिया गया। केरल में पीएफआई जैसे संगठन जो कि अब बैंड है, धर्मांतरण का पूरा खेल खेलते थे। अब आपके सामने इसे भी प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले उनका काम क्या था? सबसे पहले वो गैर मुस्लिम लड़कियों को बरगलाते थे। धर्म परिवर्तन करने के लिए अलग अलग तरीके का प्रलोभन दिया जाता था, और अगर प्रलोभन में आकर लड़की धर्म परिवर्तन कर देती थी तो ठीक, नहीं तो इन लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता था। उसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए मुस्लिम लड़कों से इनकी शादी कराई जाती थी, और जब शादी के बाद ये बंधन में बंध जाती थीं तो इन लड़कियों को सीरिया भेज दिया जाता था। सीरिया में ये लड़कियां जो कि धर्मांतरण के बाद अपने आप को चारों तरीके से, चारों तरफ से घिरा हुआ पाती थीं, आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन में जाकर आतंकी बन जाती थी। कई तो ऐसी हैं जो लड़ाई में मारी जाती थी, और जो मारी जाती थी उन्हें वहीं दफन कर दिया जाता था। अगर कुछ बच जाती थी तो उन्हें अलग अलग जेलों में बंद कर दिया जाता था। सीरिया या फिर यमन में आईएसआईएस के आतंकियों की एक ख्वाहिश थी, उन्हें नई नई दुल्हनें चाहिए थी। केरल से धर्मांतरण के तौर पर प्राप्त की गई इन लड़कियों को जिहादी ब्राइड्स के नाम से जाना गया। ये लड़कियां उन आतंकियों को सप्लाई की जाती थीं जिनसे वो शादी करते थे आधिकारिक तौर पर, और उसके बाद शारीरिक संबंध बनाते थे। फिल्म को कहा जा सकता है कि काल्पनिक है, लेकिन इसकी रिसर्च, इसका आधार सच पर आधारित है, ऐसा फिल्म के निर्माता निर्देशक कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात की तस्दीक कोई और नहीं बल्कि हमारी जांच एजेंसी एनआईए करती है, जिसके आंकड़े अब हम आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा आईएसआईएस में शामिल होने वाले आतंकी केरल राज्य से आते हैं। एनआईए ने 2017 में 21 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। ये सभी 21 केरल के रहने वाले थे और सभी 2016 में भारत को छोड़कर भागे थे। इन सबों को अफगानिस्तान में जाकर उनके साथ आतंकी ट्रेनिंग दिलाकर आईएसआईएस ज्वाइन करने की बात कही गई थी। हालांकि भारत सरकार ने हाल ही में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापे मारे हैं, और उसके बाद गृह मंत्रालय ने इस संगठन को देश के लिए खतरा बताते हुए इसे प्रतिबंधित संगठन की श्रृंखला में डाल दिया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पीएफआई का गढ़ केरल है, सबसे मजबूत केंद्र यहीं पर है, और यहां पर यह संगठन लड़कियों को जबरन धर्मांतरण कराता था, उसके बाद आतंकी बनाने के लिए प्रेरित करता था, और फिर सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, इन तमाम देशों में भेजा जाता था। ऐसा बताया जा रहा है कि 2005 से धर्मांतरण का यह खेल खेला जा रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष 2800 से लेकर 3200 लड़कियों का धर्मांतरण कराना इस संगठन का टारगेट था। तो 10 साल में 2005 से 2015 के बीच में 32,000 केरल की लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया जबरन, और इन्हें लव जिहाद के जरिए केरल से
उसके बाद अफगानिस्तान, यमन और सीरिया भेजा गया। धर्मांतरण का यह काम पीएफआई कराता रहता था और अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ बदले हुए नामों के साथ ये सरकारी दस्तावेज हम आपको दिखा रहे हैं, जो बताता है कि ये खेल कितना गंभीर और खतरनाक है, किस तरीके से इसे खेला जा रहा था। 32,000 से ज्यादा भारतीय बेटियों की जिंदगी पीएफआई जैसे संगठन ने बर्बाद की है और इन्हें अधिकतर तौर पर या तो सीरिया या फिर यमन या कई जगहों पर भेजा गया, जिनमें से कई वहीं दफन कर दी गईं और इनमें से कुछ ऐसी हैं जो आज भी अलग अलग जेल में अपनी जिंदगी काट रही हैं। उन्हीं लोगों की ये कहानी है द केरल स्टोरी और इसी को आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं एक और विवाद की जो केरल राज्य से ही संबंधित है। केरल में राज्य सरकार और राज्यपाल की शक्तियों के बीच में एक जबरदस्त जंग चल रही है। राज्यपाल की शक्तियों को कम करने के लिए केरल की सरकार ने एक विधेयक प्रस्तुत करने की बात कही है। केरल सरकार का यह कदम ठीक वैसे ही है जैसे कुछ साल पहले पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने अपनी कोशिश की थी। उस वक्त बंगाल के राज्यपाल के तौर पर मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हुआ करते थे। केरल सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिसमें एक विधेयक पारित किया जा रहा है। राज्यपाल को कुलपति के पद से हटाने का फैसला किया जा रहा है। राज्यपाल के पास से कुलाधिपति की शक्तियों को सरकार ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही है ताकि विश्वविद्यालय में जो सभी नियुक्तियां हैं उसकी शक्ति, उसकी पूरी नियुक्ति करने की पूरी ताकत राज्य सरकार के पास हो, राज्यपाल के पास नहीं। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि 1956 से केरल में राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो सभी वाइस चांसलर की नियुक्ति कर सकते हैं। अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मौजूदा केरल के राज्यपाल ने 14 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर्स को उनका तबादला किया था। केरल की सरकार ने इस पूरे मामले पर अपना विरोध व्यक्त किया। केरल के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को आरएसएस का मुखौटा कहा। उनके मंत्री उनके ऊपर, जो राज्यपाल है के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के आते हैं, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको केरल की सभ्यता और संस्कृति नहीं पता है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 11 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स को उसके बाद रिजाइन करने का आदेश पारित किया। यह मामला कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। अब मुख्यमंत्री विजयन चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के मामले में सारे जो पूरे मामले हैं, इस पूरे मामले में राज्यपाल का दखल खत्म हो जाए। और राज्य सरकार ने अब विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है जिसमें राज्यपाल के इन अधिकारों को कर्टेल करने की बात कही गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो केरल हाईकोर्ट से चूंकि फायदा नहीं मिलता दिख रहा है, इसलिए केरल की सरकार ने विधेयक के जरिए राज्यपाल के अधिकारों को कर्टेल करने की बात कही है। केरल सरकार अब कुलाधिपतियों की जगह किसी एक्सपर्ट को लाने की बात कर रही है, लेकिन केरल सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच यह टकराव पहले से ही है और यह टकराव पहले का नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी कई इस तरह के टकराव लगातार आ रहे हैं। तो केरल की दो बड़ी खबरें अभी हमने आपके सामने प्रस्तुत की। अब बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में बच्चों की जिंदगियों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, यह समझना और जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। दिल्ली में आज सभी स्कूल एक बार फिर खोल दिए गए हैं। सभी छोटे बच्चे, बड़े बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं। लेकिन जिस वजह से दिल्ली के स्कूल बंद किए गए थे, वो वजह आज भी बदस्तूर जारी है। दिल्ली की हवा अभी भी बुरे तरीके से प्रदूषित है और इस प्रदूषित हवा में बच्चों का सांस लेना उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने के बराबर है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब दिल्ली की सरकार ने यह फैसला लिया कि पोल्यूशन बढ़ने की वजह से बच्चों को घर में रखा जाए और उनकी पूरी पढ़ाई ऑनलाइन की जाए, प्रदूषण में कोई सुधार हुआ नहीं है, कोई कमी आई नहीं है, हवा अभी भी उतनी ही जहरीली है, तो बच्चों के स्कूल क्यों खोल दिए गए? दिल्ली के बच्चों के लिए यह जानलेवा है।
यह बात दिल्ली की सरकार बहुत अच्छे तरीके से जानती है, लेकिन भूल जाती है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, जो कि अपने आप को दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री प्रस्तुत करने में कोई मौका नहीं चूकते हैं, प्रदूषण के मामले में बच्चों के लिए यह जानलेवा फैसला उनके मंत्रालय ने किया है, क्योंकि अब दिल्ली की सरकार का पूरा फोकस है एमसीडी के चुनाव। और एमसीडी के चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कूड़ा पॉलिटिक्स शुरू की। ऐसे में उनके पास इस बात का वक्त ही नहीं है कि वो जायजा ले सकें कि बच्चे क्या खुले आसमान में सांस लेने के लिए छोड़ दिए जाएं, क्या उन्हें स्कूल बुलाया जाना अपने आप में सही है, क्या उनका ऑनलाइन एजुकेशन ज्यादा बेहतर नहीं होता। ये बच्चे प्रदूषण की मार झेलने के लिए आज मौजूद हैं। 450 से लेकर 400 AQI इंडेक्स है दिल्ली के अलग अलग जगहों का। 400 AQI इंडेक्स बच्चों के लिए कितना घातक है ये हम नहीं कह रहे, ये IIT दिल्ली की ये रिपोर्ट कहने जा रही है, जिसके आंकड़े अब हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रदूषण की वजह से 9% बच्चों की जान जाती है। 100 बच्चों में से 9 बच्चों की जान प्रदूषण की वजह से जाती है, ये IIT दिल्ली की रिपोर्ट बताती है। दिल्ली में 1 लाख आबादी पर 125 बच्चे सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण की वजह से अपना दम तोड़ देते हैं। ये सभी बच्चे 5 साल या उससे कम उम्र के हैं। वायु प्रदूषण की वजह से इन बच्चों की जान जा रही है। 125 बच्चे, आप जरा सोचिए कितनी बड़ी बात है। मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, दिल्ली के रहने वाले, IIT दिल्ली की रिपोर्ट है, किसी और राज्य की नहीं, जो कि दिल्ली की हवा के बारे में अपनी रिपोर्ट बता रही है। हम भी आग्रह करते हैं, शिक्षा मंत्री जी कृपा करके इस रिपोर्ट को देखिए। हम आपको अब ये मैप दिखा रहे हैं दिल्ली का, जो बताता है कि दिल्ली कितनी प्रदूषित है। जहां जहां आपको गुलाबी रंग दिखाई दे रहा है, यह बता रहा है कि इन जगहों पर हवा लेना, सांस लेना जहर अपने फेफड़ों में डालने के बराबर है। और इसका सबसे ज्यादा असर किस पर होता है? छोटे मासूम बच्चों पर। IIT दिल्ली की रिपोर्ट बताती है कि वायु प्रदूषण देश की तीसरी सबसे बड़ी वजह है, जिसकी वजह से देश में बच्चों की मृत्यु हो रही है। हम आपके सामने पूरा रिपोर्ट रख रहे हैं। हमारे देश में अगर हम नेशनल लेवल की बात करें, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, नेशनल लेवल की बात कर रहा हूं आपके सामने, 68.2% हमारे देश के बच्चे कुपोषण की वजह से मरते हैं। 10.8% हमारे बच्चे गंदे पानी को पीने की वजह से मरते हैं, उनको साफ पानी नहीं मिलता है। और तकरीबन 9% बच्चे हमारे देश में इसलिए मरते हैं क्योंकि वायु प्रदूषण उनकी जिंदगी लील जाता है। करीब 12% ऐसे बच्चे हैं हमारे देश में जो जन्म लेते हैं, वो अन्य कारणों से उनकी मृत्यु हो जाती है। यह बात समझने वाली इसलिए है क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है साहब। ये तो वो बच्चे हैं जिनका फेफड़ा अभी विकसित भी नहीं हुआ होता है। अब तो स्थिति यह हो गई है कि मां के गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं, प्रदूषण की वजह से उनको जबरदस्त नुकसान होने लगा। ताजा WHO का रिपोर्ट बताता है कि अगर AQI इंडेक्स 78 से ऊपर है, 78 से ऊपर है, तो मां के गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर वो बढ़ जाता है 10 पॉइंट, यानी कि 90 के आसपास पहुंच जाता है AQI इंडेक्स, तो उसके बाद गर्भ में जो बच्चे हैं उनका क्या हाल होता है? उनको तरह तरह की बीमारियां होती हैं, हर तरह से वो उनके विक्षोभ हो जाता है। ये तमाम बातें हम जानते हैं, इसके बावजूद इन बच्चों को हम खुले में सांस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री बजाय इसके कि बच्चों की सेहत पर ध्यान दें, देखिए वो क्या कर रहे हैं। उनका पूरा ध्यान कूड़ा पॉलिटिक्स पर है। कूड़े के अंबार के सामने जाते हैं, पत्रकारों से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि एमसीडी के चुनाव में यह हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। जबकि दिल्ली और उसके आसपास के तमाम इलाके में रहने वाले सभी माता पिता स्कूल पहुंचते हैं अपने बच्चों को लेकर, मास्क पहनाकर, और ये जानते हुए कि उनके बच्चों की जिंदगी से कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, वो चुपचाप इस बात को देखते हैं। ये अकेले हम नहीं कह रहे। आइए आपको दिखाते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स बच्चों की स्वास्थ्य के बारे में क्या कहते हैं। वो ये बताते हैं कि प्रदूषण की वजह से रोजाना ओपीडी में आने वाले मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं।
हर अस्पताल में रोजाना 10 से 15% मरीज बढ़ गए हैं, जिनमें बच्चों के बीमार पड़ने के औसतन जो आंकड़े हैं वो 30% ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नेबुलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे, उनके फेफड़े जैम हो गए हैं, उनके फेफड़ों में खालिक जम गई है। जरा सोचिए, दिल्ली में जो एक्यूआई इंडेक्स है, इस एक्यूआई इंडेक्स का मतलब यह है कि एक बच्चा जो जन्म ले रहा है, जन्म लेने के बाद से दिल्ली की हवा में सांस लेने की वजह से वो 20 सिगरेट का प्रदूषण अपने फेफड़ों में फेंक रहा है। वो बच्चा जो सिगरेट की तरफ देख भी नहीं सकता, जो सिगरेट जानता भी नहीं है, वो बच्चा भी 20 सिगरेट के बराबर का नुकसान अपने फेफड़ों को कर रहा है। हम अपने नौनिहाल के साथ अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमसे ज्यादा गिरे हुए और कौन हो सकते हैं। हम अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे हैं, हम किसी और को क्या बचाएंगे। देश को आज एक नए सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिले हैं, DY चंद्रचूड़, और इसके साथ ही देश को 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर अब आप देख पाएंगे DY चंद्रचूड़। द्रौपदी मुर्मू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ उन्हें दिलाई है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित की जगह ली है। अब जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल तक यानी कि 10 नवंबर 2024 तक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके थे। जस्टिस GY चंद्रचूड़ के पिता का नाम था यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जो कि देश के 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। जस्टिस GY चंद्रचूड़ ने मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के साथ ही इस बात पर गौर किया कि कैसे वो महत्वपूर्ण बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि दरअसल उन्होंने कई ऐसे अहम फैसले न्यायाधीश के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दिया है जो कि पूरे देश के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण है। मसलन नोएडा के भ्रष्टाचार वाले ट्विन टावर्स को पूरी तरीके से गिराया जाना, उसके साथ साथ एडल्ट्री लॉ के ऊपर जो कोर्ट का फाइनल निर्देश निकल कर आया, हल्दिया मामला, उसके साथ साथ निजता मौलिक अधिकार है, इसके बारे में भी उनका फैसला बड़ा महत्वपूर्ण रहा। अविवाहिता को एबॉर्शन का अधिकार मिले, यह बात भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही सामने रखी थी। और फिर सबरीमला मामले के साथ साथ समलैंगिक अधिकार और अयोध्या के मामले पर अपनी राय अलग रखते हुए भी राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त करना, ये तमाम ऐसे उनके फैसले रहे हैं जिनकी वजह से उनकी एक शख्सियत, एक अपनी अलग काबिलियत बनी है। इसमें कोई शक नहीं है कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ अपनी काबिलियत के दम पर मुख्य न्यायाधीश बने और जस्टिस चंद्रचूड़ जिस नियुक्ति के प्रोसेस से आए हैं उस नियुक्ति के प्रोसेस का नाम है द कोलिजियम, और ये कोलिजियम दरअसल तय करता है कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कि जजों के आधार पर हो। सो ब्रदर जजेस सेलेक्ट द ब्रदर जज, और इसके आधार पर तय किया जाता है कि मुख्य न्यायाधीश या फिर जजेस कौन होंगे। लेकिन मौजूदा कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मुद्दे पर कई मौकों पर सरकार का रुख बड़ा स्पष्ट रखा है। सरकार मानती है कि भारत में कोलिजियम पद्धति जिसके आधार पर जजों की नियुक्ति होती है, इसके बदले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाना चाहिए और आम सहमति से इसे लागू करने के बाद जजों के सिलेक्शन का प्रोसेस इसके आधार पर होना चाहिए। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कई मौकों पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत सरकार की नीति स्पष्ट रखी है। उनका यह मानना है कि कोलिजियम पद्धति अगर अपनाई जाती है, जो कि भारत में अभी अपनाई जा रही है, तो इससे एक संशय की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं है, ऐसा कानून मंत्री का मानना है। उनका कहना है कि ब्रदर जज ही अपने ब्रदर जज को चुनते हैं। अब ये आपको समझना आवश्यक है कि ब्रदर जजेस सेलेक्ट अ ब्रदर जज, तो ये आप पहले समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जजों की ही कमिटी आपस में तय करती है कि उनमें से कौन सा जज मुख्य न्यायाधीश होगा। जजों की ही कमिटी आपस में तय करती है कि आने वाले कौन कौन से वैकेंसीज में किन किन व्यक्तियों को जज के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। यानी कि जो इस पूरे प्रोसेस में हैं,
वही अपने भाई बंधु, यहां पर हम भाई भतीजावाद की बात नहीं कर रहे, ब्रदर जजेस की बात कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। इसी पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपनी आपत्ति दर्ज की है। दुनिया में कहीं भी जजेस अपने जो बिरादरी के उसको अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं। जजेस अपॉइंट नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट, जो मूल रूप से जो जजों का काम है वो लोगों को न्याय देना। आज के समय में जो मैं देखता हूं और देश का कानून मंत्री होने के नाते मैं जो फील करता हूं कि आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पर ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। तो आपने देखा कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कितने कड़े शब्दों में सरकार के पक्ष को सामने रखा है। अब आपको समझाते हैं कि दरअसल ये कोलिजियम सिस्टम होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति जो की जाती है वो इस कोलिजियम सिस्टम के आधार पर ही की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में 5 सदस्यों की कमेटी होती है। इस बॉडी को ही कोलिजियम कहते हैं। इसका नेतृत्व देश के मुख्य न्यायाधीश करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और 4 अन्य सुप्रीम कोर्ट के जज इसके सदस्य होते हैं। ये जो 4 जज होते हैं ये सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इनकी सदस्यता इस कोलिजियम में तब तक रहती है जब तक ये अपने पद से रिटायर नहीं हो जाते। जजों की नियुक्ति और उनके तबादले का फैसला यही कोलिजियम करती है। यानी कि जज ही 5 जजों की यह कमेटी तय करती है कि बाकी जजों का ट्रांसफर कहां होना है। इसके साथ साथ कौन से नए जज हैं जिन्हें हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट करना है। इसके साथ साथ यह भी तय किया जाता है कि कौन से ऐसे वकील हैं जिन्हें जज बनाकर हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। 1970 के अतिलंघन विवाद के बाद से वरिष्ठता को प्रमुखता दी जा रही है। 1970 में यह पूरा मामला तब निकल कर आया था जब इंदिरा गांधी ने इस पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया था, और वरीयता के आधार पर चीफ जस्टिस की नियुक्ति के अलावा उन्होंने जूनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया था। उसके बाद से यह तय किया गया, कोलिजियम ने यह तय किया कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का बनाया जाएगा। इसमें सरकार की भूमिका सिर्फ इतनी होती है कि जिन नामों को कोलिजियम पारित करता है उन नामों को सरकार एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अगर सरकार इस पर आपत्ति उठाना चाहती है तो वो कोलिजियम से स्पष्टीकरण मांग सकती है। लेकिन अगर दोबारा कोलिजियम ने उन्हीं नामों को फिर से सरकार के पास भेजा तो सरकार को इस पर रिफ्यूजल का राइट नहीं है। इसके साथ साथ संविधान के तहत जो जजों की नियुक्ति होती है, खास करके हाई कोर्ट में, उसमें किसी भी वकील को जज बनाया जा सकता है। यहां तक कि किसी वकील को जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज भी बनाया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार की बहुत सीमित भूमिका होती है। यह पूरी प्रक्रिया कोलिजियम के मातहत चलती है, और जो जजों का कोलिजियम है वही तय करता है कि किस वकील को या किस हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में लाना है, किस वकील को हाई कोर्ट का जज बनाना है। सरकार के पास सिर्फ इतना काम होता है कि उस व्यक्ति के आचरण और चरित्र के बारे में आईबी से रिपोर्ट ली जाए, और उसके बाद सरकार इसे मंजूरी देती है, राष्ट्रपति के पास फाइल जाती है। राष्ट्रपति की मंजूरी निकलने के बाद जज, चीफ जस्टिस और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है। इसी पूरी सिस्टम पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू पिछले कुछ दिनों से अपने बहुत कड़े और सख्त बयान दे रहे हैं। संविधान तो साफ है, लेकिन संविधान को आपने किस तरीके से परिभाषित किया है उसको देखिए। 1993 तक तो सारे जजों का अपॉइंटमेंट सरकार ही करते थे, और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन होता था। और उस समय 93 से पहले जितने भी जजेस बनाए हैं वो आप देखिए एक से बढ़कर एक एमिनेंट जजेस बने हैं इस देश में।
चाहे वो हाई कोर्ट्स में हो या सुप्रीम कोर्ट में। 93 के बाद जो फर्स्ट जजेस का केस आया, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान में कंसल्टेशन लिखा है, संविधान क्लियर है, आपने पढ़ा होगा, संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दरअसल सरकार इस बारे में क्यों चर्चा करना चाहती है? यह मामला शुरू हुआ 2014 से, जब उस वक्त के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एनडीए सरकार के तहत जजों की नियुक्ति के सिस्टम में एक मूलभूत परिवर्तन करने की पहल शुरू की। केंद्र द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम लाया गया था, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों चाहते हैं कि जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता हो, लेकिन इसे लेकर कई तरह के संशय हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के इस पूरे प्रोटोकॉल को नहीं छोड़ना चाहती। सरकार चाहती है कि इसे एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें सरकार की सक्रिय भूमिका हो, ठीक वैसे ही जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन या तमाम अन्य देशों में जजों की नियुक्ति में सरकार की एक भूमिका होती है। क्योंकि अगर संविधान के तौर पर भी देखा जाए तो जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के प्लेजर पर होती है, और प्रेसिडेंट का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करता है। इसलिए इस पूरी बहस को एक नया आयाम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोलिजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें कई तरह के इल्जाम लगाए जा सकते हैं, उसमें कई मामले विद इन डाउट्स होते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि जजों की नियुक्ति के लिए सरकार के पास एक पूरा एक प्रणाली होनी चाहिए, एक वरीयता होनी चाहिए, और उसके आधार पर एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के आधार पर जजों की नियुक्ति हो। और आज की एक और बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जब भी आपके मोबाइल फोन पर घंटी बजती है, आप समझते होंगे ना कि कोई ना कोई जरूरी बात होगी, कोई आपका पहचान का व्यक्ति होगा जो आपको फोन कर रहा होगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि आज मौजूदा स्थिति क्या है। हम सब के मोबाइल फोन पर आज इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स के फोन कॉल्स आते हैं साहब कि दिमाग खराब हो जाता है। कई बार आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हो और अचानक आपके पास फोन आता है, एम आई टॉकिंग टू मिस्टर सो एंड सो। जैसे मेरी भी बात कर लीजिए, एम आई टॉकिंग टू मिस्टर अजय कुमार, आपको लोन लेना है क्या? कोई दूसरा आदमी फोन करता है, आपकी इतनी महंगी गाड़ी है, आपको उस पर और लोन लेना है क्या? आपको क्रेडिट कार्ड लेना है क्या? आपको प्लॉट खरीदना है क्या? आपको फ्लैट खरीदना है क्या? आप ये सोचिए, ये कितनी मुश्किल बात है। आपकी निजता में कितना बड़ा हनन है ये। इसके साथ साथ अब तो स्थिति और भी व्याकट हो गई है। व्हाट्सएप पर इस तरह के तमाम मैसेजेस आते हैं और वो मैसेजेस बार बार आपको प्रेरित करते हैं कि आप ये चीज खरीद लीजिए, वो चीज अच्छी है, ऐसा नहीं है तो वैसा है। ये जो तमाम अनचाहे फोन कॉल्स आते हैं, ये जो मैसेजेस आते हैं जो आपको मैसेज ब्लॉक्स को बंद कर देते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, ये अनवांटेड हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है हमारी जिंदगी में। भाई जिसको चाहिए होगा वो मांग करेगा, लेकिन इसे कहते हैं टेली मार्केटिंग। और इसने हिंदुस्तान में एक ऐसी पकड़ बना ली है जिसकी वजह से हम सब की निजता का हनन ये तमाम कंपनियां कर रही हैं, क्योंकि हमारा डेटा सार्वजनिक तौर पर इन लोगों के पास है। सबके मोबाइल नंबर है, आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं, आपने कितना बड़ा घर खरीद रखा है, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, आपने कौन सा सामान खरीदा है, इनको सब चीज की जानकारी होती है। और ये सारा डेटा लेकर आपको फोन कर 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 आपके जीवन को नर्क बना देते हैं। अपनी व्यस्त जिंदगी में जब इस तरह के स्पैम कॉल्स आपको आता है तो आप कितने गुस्से में होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, मन करता है कि फोन को दे मारे। कई बार आप चिड़चिड़ा भी जाते हैं। लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि जानबूझकर आपके डेटा को तमाम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अभी डेटा लीक कहां से होता है? ये डेटा लीक उन तमाम जगहों से होता है जहां आप अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं, और सबसे ज्यादा ये डेटा लीक आपके मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटर कराते हैं। जिस भी टेलीफोन सर्विस का आपने, मोबाइल सर्विस का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, चाहे किसी भी का हो, वो आपके डेटा को उठाकर इन तमाम कंपनियों को बेच देते हैं। कहने के लिए आधिकारिक नहीं है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से ये सारा डेटा इन कंपनियों के पास पहुंच जाता है, जिसे हम स्पैम कहते हैं। इसको रोकने के लिए
पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी थी और यह कहा गया कि डू नॉट डिस्टर्ब DND एक सुविधा दी जाएगी। अगर आपने DND अपने फोन पर अप्लाई कर दिया और आपने एक्टिवेट कर दिया तो आपको कोई स्पैम कॉल नहीं आएगा। सबसे पहले तो मैं खुद अपना एग्जांपल आपको दे दूं। जैसे ही यह पारित हुआ मैंने अपने फोन पर DND लगवाया। वो दिन है और आज का दिन है। मेरे फोन पर प्रतिदिन कम से कम 10 स्पैम कॉल आते हैं। किसी भी मीटिंग में हो, एंकरिंग कर रहा हूं, कहीं भी हूं, ये फोन आ जाते हैं साहब। और आप फोन उठाते हैं, हाँ भाई बताइए आपको मोबाइल खरीदना है क्या? आप सोचिए कितनी इरिटेशन होती है। अब आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 68% स्पैम कॉल्स उन मोबाइल नंबर पर आते हैं जो DND है, डू नॉट डिस्टर्ब है। 51% यूजर्स को स्पैम कॉल ब्लॉक करने के बाद भी स्पैम कॉल आते रहते हैं। 44% ऐसे लोग हैं, यूजर्स हैं, जिनके पास व्हाट्सएप के जरिए 1 से 3 मैसेजेस प्रतिदिन आते हैं साहब। और 29% व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इस तरह के मैसेजेस आते हैं जो कि 7 से 8 मैसेजेस हैं। और 22% ऐसे यूजर्स हैं जिनके पास प्रतिदिन 8 से 10 इस तरह के स्पैम मैसेजेस आते हैं। ये इतनी बड़ी समस्या है साहब कि जिसका बारे में वर्णन मैं कर ही नहीं सकता। आप रोज इससे जूझते होंगे। कई बार तो आपको लगता है कि भाई जरा सोचो तो सही, आप फोन उठाते हो, मोबाइल है आपके पास, मोबाइल इमरजेंसी सर्विस है, मोबाइल को टाइम पास करने की बात नहीं है। टेलीकॉम की एक रिपोर्ट के आधार पर भारत में केवल एक महीने में 380 करोड़, सोचिएगा जरा, 380 करोड़ स्पैम कॉल का रिकॉर्ड बनाया जाता है एक महीने में। 2020 की तुलना में 2021 में इन टेली मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ शिकायतें दुगनी से ज्यादा हो गई हैं। 2020 में टेली मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ तकरीबन 3,07,000 शिकायतें दर्ज की गई थी, जो कि 2021 में 8,55,000 से ज्यादा हो गई। एक साल के भीतर में सोचिए 3 लाख से 8 लाख से भी ज्यादा शिकायतें बढ़ गई। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार आपका नंबर ये कंपनियों तक कैसे पहुंच जाता है। साहब यही तो है खेल। मात्र 1,000 रुपए में लाखों लोगों के मोबाइल नंबर आपको मिल सकते हैं और यह सब ब्लैक मार्केट में मिलता है साहब। सरकार को भी पता है, ट्राई को भी पता है, इसके बावजूद इस पर कोई रोक नहीं। 12 लाख से भी ज्यादा ऐसी अवैध कंपनियां हैं जो टेली मार्केटिंग के तौर पर यह सर्विसेज मुहैया कराती हैं। और इस वक्त अगर आप देखें तो आधिकारिक तौर पर सिर्फ 22,000 टेली मार्केटिंग कंपनियां हैं जो इस काम को कर सकती हैं। लेकिन ट्राई इन सब चीजों को जानने के बावजूद इस तरह के स्पैम्स पर कोई रोक नहीं लगा रहा। आपकी जिंदगी में कितना खलल है इसका आप खुद ही समझ जाएंगे। और इस खबर के साथ आप बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे क्योंकि भारत एक नई कोशिश करने जा रहा है। भारत बहुत जल्द विक्रम एस एक नए रॉकेट का इजाद करने जा रहा है। ये एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जो कि रॉकेट्स बनाएगी और उसे भारत की सुविधाओं के आधार पर उड़ाएगी। ठीक वैसे ही जैसे कि एलन मस्क ने नासा की सुविधाओं के आधार पर एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर अपने रॉकेट्स और उसके बाद सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे। 2020 से प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए स्पेस सेक्टर को भारत ने खोला और एक नई पहल, एक नई शुरुआत की गई ताकि भविष्य में भारत के लोग सस्ते बजट में अंतरिक्ष की यात्रा कर सके। इसकी लॉन्चिंग से भारत के स्पेस सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत होगी, ऐसा माना जा रहा है। भारत की एक प्राइवेट कंपनी है स्काई रूट स्पेस, इसने इसरो के साथ एक करार साइन किया है, जिसके बाद इसरो के चेयरमैन एल सोमनाथ ने 7 नवंबर को बेंगलुरु में प्रारंभ नाम का एक मिशन लॉन्च किया है। 3 कंज्यूमर पेलोड को लेकर इस परीक्षण और वेरिफिकेशन की कोशिश की जाएगी। रॉकेट विक्रम एस 12 नवंबर से 14 नवंबर के बीच लॉन्च होने के लिए तैयार है।
अगर मौसम और परिस्थितियां बिल्कुल सब कुछ ठीक रही तो इसकी अंतिम तारीख पुष्ट हो जाएगी और इस प्रोजेक्ट के लिए स्काई रूट ने 403 करोड़ रुपए एकत्रित करने हैं। इसे भारतीय स्पेस टेक में अब तक की सबसे बड़ी क्राउड फंडिंग के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम रखा गया है और यह भारत के लिए एक नई मिसाल कायम करेगा, ठीक वैसे ही जैसे स्पेस एक्स ने अमेरिका के पूरे अंतरिक्ष प्रोग्राम को एक नया आयाम दिया है। अब भारत में भी कर सकेंगे लोग अंतरिक्ष की सैर। मस्क की तरह भारत की कंपनी भी करवाएगी अंतरिक्ष की सैर। मस्क को टक्कर देगी भारत की स्काई रूट। बहुत जल्द देश में अंतरिक्ष विज्ञान का इतिहास बदलने वाला पल आने वाला है, जब भारत के लोग भी अंतरिक्ष का सफर कर सकेंगे। महंगे सफर के लिए अमेरिका जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आप भारत में रहकर भी सफर कर सकेंगे, क्योंकि जल्द ही अंतरिक्ष में भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च होगा, जिसे इसरो के लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाना है। इस रॉकेट को भारत के स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। हैदराबाद से संचालित स्काई रूट एरोस्पेस अंतरिक्ष में वाणिज्यिक उपग्रहों को भेजने के लिए अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान का निर्माण करती है। रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम एस रखा गया है। यह रॉकेट भारत, इंडोनेशिया और भारत के छात्रों के 2.5 किलोग्राम के उपग्रह को लेकर जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में भारत की इस शानदार उड़ान से दुनिया में भारत को एक नई पहचान मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, वो दिन दूर नहीं है जब भारत अंतरिक्ष में अपने प्राइवेट सेक्टर को जगह देगा और हो सकता है कि हम में से कोई बहुत जल्द अंतरिक्ष की उड़ान करता हुआ भी आपको दिखे। हमने आज अपने दर्शकों के सामने एक सवाल रखा था। हमने पूछा था, द केरल स्टोरी के टीजर पर एफआईआर सही है क्या? 71% हमारे दर्शकों ने कहा कि एफआईआर सही है, जबकि 29% हमारे दर्शक मानते हैं कि एफआईआर सही नहीं है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमने जो सवाल आपसे पूछते हैं उसका जवाब आप हमें देते हैं। मिस्टर एनालाइजर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए भारत 24। धन्यवाद।